Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology. चैप्टर 6 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जब पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल किसे कहा जाएगा, तो एक सर्च की गई थी, एक रिसर्च, बहुत सारी रिसर्च इस पर हुई थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल होता क्या है और जेनेटिक मटेरियल कौन है। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले क्राइटेरिया तैयार किया गया कि जब ये पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी और ऑफस्प्रिंग में ये कैरेक्टर को शो करेगा, तो उसे जेनेटिक मटेरियल कहा गया। और फिर उस जेनेटिक मटेरियल की आखिर ये फैक्टर है क्या, आखिर ये चीज़ है क्या, जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, उसको ढूंढा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन किया गया कि आप किसे जेनेटिक मटेरियल कहोगे। तो ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्म, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास की इंफॉर्मेशन तो होगी और वो इंफॉर्मेशन होगी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और कोड के फॉर्म में होगी, और ये कोड के ही फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, किसी भी पेरेंट से उसके नेक्स्ट जनरेशन में इसे ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, और वहाँ जाके वो अपने एक्सप्रेशंस को शो भी करेगा। मींस कि अगर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो वो शो भी करेगा। ठीक है, तो इसे कहा गया जेनेटिक मटेरियल। फिर कहा गया कि अगर हमें इसी बेसिस पे अगर हम जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन करें तो शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स दी गई। किस चीज़ के लिए? जेनेटिक मटेरियल के लिए। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी? एक तो ये कि जेनेटिक मटेरियल आप उसे कहेंगे जो हर एक सेल में प्रेजेंट होगा। दूसरा, जो अमाउंट है हर एक सोमेटिक सेल में, अब सोमेटिक सेल्स क्या होती है, हमने कल बात करी थी सोमेटिक सेल्स की, कि वो बॉडी के सारे सेल स्पर्म और एग सेल को छोड़ के। ठीक है, तो जो अमाउंट है वो हमेशा हर एक सेल में, हर सोमेटिक सेल में इसका सेम होना चाहिए एक स्पीसीज के लिए, टू गिवन स्पीसीज। अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की हर एक सोमेटिक सेल में अगर कहीं पे मतलब कि इक्वल होना चाहिए। 100% बोल रहे हैं तो सब में 100%, 20% बोल रहे हैं तो सब में 20%, मतलब डिपेंड करता है। और ये डाइवर्सिटी शो करना चाहिए वैरायटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स में, और साथ ही साथ ये एबल होना चाहिए कि ये खुद को डुप्लीकेट करे और अपनी कार्बन कॉपी को बना सके। ठीक है, इतना तो इसके पास होना चाहिए कैपेबिलिटी। और इट शुड बी एबल फेथफुली पास इट्स कॉपीज इनटू द प्रोजेनी, अपनी कॉपी को इतना ये ट्रस्टवर्थी होना चाहिए हमारे लिए या किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, कि ये जब कार्बन कॉपी बनाए तो वो दूसरी जनरेशन में पास हो ही हो। ठीक है, साथ ही साथ ओकेजनली कुछ इनहेरिटेबल चेंजेस डेवलप करने वाला ही होना चाहिए। म्यूटेशन, हालांकि हमें म्यूटेशन के प्रॉब्लम्स भी हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने ये भी जाना है कि हर बार म्यूटेशन प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है। हमने ये भी पढ़ा कि इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाएगा, म्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वहाँ यूज़ किया जाता है, म्यूटेशन का फॉर्मूला एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, म्यूटेशन का फॉर्मूला एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ किया जाता है, म्यूटेशन का फॉर्मूला डिजीज़ को ठीक करने में किया जाता है। तो म्यूटेशन हमेशा ही ड्रास्टिक नहीं होते हैं, म्यूटेशन हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं। तो ऐसा म्यूटेशन कॉज करने वाला डीएनए होना चाहिए या ओकेजनली म्यूटेशन कॉज करने वाला होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनिज्म फिट हो सके, कि वो सर्वाइव करेगा, मतलब कि सर्वाइवल के लिए उसका हेल्पफुल वो रहे। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला होना चाहिए, ताकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन जा सके, और खुद को एक्सप्रेस, ऐसा नहीं कि जनरेशन में भेज तो दे रहा है लेकिन एक्सप्रेस कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो एक्सप्रेस करने वाला भी होना चाहिए। और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक टर्म इसका अपना होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि बाद में एक आइडिया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो सर्टन एंड बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट थे 1902 में। इन्होंने कहा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्होंने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम्स के थ्रू जाता है। फिर भी इन्होंने डीएनए जैसा कुछ बोला नहीं था, तो मतलब इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम शायद होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, लेकिन ये जानने में बहुत साल लग गए कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल को जो कैरी करके लेके जाता है वो डीएनए है, मतलब कि ये पता नहीं चल पाया। और यहाँ पे कोई एक रेस चली जा रही थी कि फिर थोड़ा बहुत जब एक्सपेरिमेंट्स हुए, थोड़ा आगे बढ़े, तो पता चला कि लोगों ने या साइंटिस्ट ने 3 को
फाइनलाइज किया है कि या प्रोटीन या आरएनए या डीएनए, इन तीनों में से एक जेनेटिक मटेरियल है, ये माना गया, मतलब कि ये कहा गया। फिर कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ का कहना था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, और कुछ का कहना था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के लिए हमने कहा कि एक मैक्रोमोलिक्यूल ये होना चाहिए और हर एक सेल में मिलना चाहिए। तो ऐसा देखा गया कि प्रोटीन भी हर एक सेल में कहीं ना कहीं मिलते ही थे और मिलते ही हैं, डीएनए भी मिलता ही है। तो फिर इस बेसिस पे जो प्रोटीन था 20 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ था, मैक्रोमोलिक्यूल तो था ही, लेकिन ये नहीं देखा गया कि प्रोटीन डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन खुद को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी कार्बन कॉपीज नहीं बना पा रहा है, तो ये यहीं पे फेल हो गया। उसके बाद कहा गया कि जो आरएनए है, तो आरएनए भी इतने ज़्यादा सारी चीज़ों को नहीं कर पा रहा था, मतलब आरएनए भी इतना फुलफिल नहीं कर पा रहा था। लेकिन देखा गया कि डीएनए कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को, जो जो रिक्वायरमेंट्स है एक जेनेटिक मटीरियल होने के लिए, उनको फुलफिल ये कर रहा था। ठीक है, तो फिर इसके लिए देखा गया कि क्या क्या है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो चाहिए होते हैं, साइंस तो प्रूफ मांगता है ना। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हुए और यहाँ से एक्सपेरिमेंट होने स्टार्ट हो गए। और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसमें आया था कि एविडेंस फॉर डीएनए रोल एज जेनेटिक मटेरियल, वो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ था ना, ग्रिफिथ ने 1928 में ये दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, स्टोरी टाइप ही आप समझ लीजिए, बस आपको स्ट्रेन याद रखना है। तो देखिए हुआ क्या था ना कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, ग्रिफिथ ने अपना एविडेंस दिया था किस चीज़ के लिए, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए। तो उससे पहले डीएनए को ढूंढा गया था पस सेल से, जो पस सेल्स होती हैं उसके न्यूक्लियस से देखा गया था। तो उस बेसिस पे उसको नाम दे दिया गया था न्यूक्लिन नेम उसे दिया था। और बाद में अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट थे जो, उन्होंने इसे डीएनए नेम दे दिया था। तो जो डीएनए जो फाइंड किया था नॉर्मली मिस्टर ग्रिफिथ ने नहीं, मिस्र ने इसका नाम दिया था, डीएनए को डिस्कवर किया था उन्होंने, देखा था पस सेल, और इसी वजह से न्यूक्लिन इसे नाम दे दिया गया था, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट था, पस सेल के न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट था। उसके बाद और ये भी बाद में पता चला कि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो इसी वजह से, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं, तो यानी कि एसिडिक इन नेचर ये होता है। तो बाद में ये पता चला कि क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरिक ग्रुप होता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, ये एसिडिक नेचर का ये होता है। तो अल्टमान ने फिर न्यूक्लिक से इसे न्यूक्लिक एसिड नेम दे दिया गया। और न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो 1928 में ये सब जो हुआ था 1926 में हुआ था, और 1928 में जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने एक अपना प्रेजेंटेशन दिया जिसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा। ट्रांसफॉर्मेशन तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में इन्होंने व्हाट ही बेसिकली ट्राइड, इन्होंने दो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म लिए थे बैक्टीरिया के। अब बैक्टीरिया इन्होंने क्या लिया था, इसमें क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था जो कि निमोनिया को कॉज करता है मैमल्स में या ह्यूमन में, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनिया भी इसे कहेंगे, जहाँ पे स्ट्रेप्टो का मीनिंग होता है चेन और कोकस का मीनिंग होता है राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1928 में ग्रिफिथ ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था, अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कहा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया लिया जो कि मैमल्स में या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में निमोनिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस बैक्टीरिया के उन्होंने दो स्ट्रेन लिए, स्ट्रेन का मतलब है कि दो अलग अलग टाइप के कल्चर में उन्होंने इसको ग्रो करवाया, मतलब एक को स्मूथ में ग्रो करवाया, एक को रफ में इन्होंने ग्रो करवाया। ठीक है, तो ग्रिफिथ इन्होंने दो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म लिए उस बैक्टीरिया के, अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि इनमें चेंज होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो ये प्रूव करना चाहते थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल है और डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के
ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से इसको समझना है। 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल नाम से एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिया, जिसके लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया, और ये बैक्टीरिया क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा, इसका डायग्राम कैसे होता है आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस हमें दिखता है, चेन में होता है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कह देते हैं। अब इस स्ट्रेप्टोकोकस के दो फिजिकल फॉर्म थे, दो फिजिकल फॉर्म इन्होंने लिए, और अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि इनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है जो कि आप सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। तो अब यहाँ पे जो ग्रिफिथ थे, स्ट्रेप्टोकोकस बेसिकली दो डिफरेंट टाइप की कॉलोनीज में उग सकता है, मतलब कि इसको हम ग्रो करवा सकते हैं दो अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग शेप में। तो एक तो क्या था, जैसे ये मान लो एक कल्चर प्लेट होती है, लेबोरेटरी में कल्चर प्लेट होती है जहाँ पे को कि ग्रो करवाया जाता है बैक्टीरिया को, और इस कल्चर प्लेट में ये इस टाइप की कुछ होती है, और इस कल्चर प्लेट में क्या किया गया, इसके दोनों फॉर्म्स को, दोनों स्ट्रेन को ग्रो करवाया गया। एक स्ट्रेन तो क्या था, एक स्ट्रेन ये मान लीजिए, एक स्ट्रेन ये मान लीजिए। इस स्ट्रेन को कहा गया रफ स्ट्रेन, और इसे आर स्ट्रेन भी हम कहते हैं, ठीक है। जब बुक में आप देखेंगे तो आपको आर स्ट्रेन मिल जाएगा, आर स्ट्रेन लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो स्ट्रेन था, दूसरा स्ट्रेन था यहाँ पे को एस स्ट्रेन या स्मूथ स्ट्रेन। अब देखिए ये रफ इसलिए था क्योंकि इसमें ये स्मूथ इसलिए था क्योंकि इसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड कोड होता है। इसमें पॉलीसैकेराइड कोड होने की वजह से ये शाइनी नजर आता था और सॉफ्ट सा, थोड़ा स्लीपरी टाइप नजर आता था, तो इसे स्मूथ बोल दिया। जबकि इसमें पॉलीसैकेराइड का कोड इसमें नहीं था, किसमें, आर स्ट्रेन वाले में, तो इस वजह से इसे क्या बोल दिया गया, रफ स्ट्रक्चर इसका था, तो इसे रफ स्ट्रेन बोल दिया गया। मतलब कि दो मीडियम में इनको ग्रो करवाया गया, एक में स्मूथ को, दूसरे में रफ को करवाया गया। अब देखो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया होता है ना, जिसमें पॉलीसैकेराइड की कोड है, जिसमें पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड जिसमें है, वो क्या, वो एक ऐसा स्ट्रेन होता है, एस स्ट्रेन एक ऐसा स्ट्रेन होता है जिसे कि हम वायरुलेंट स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब वायरुलेंट स्ट्रेन क्या होता है, वायरुलेंट स्ट्रेन किसी भी बैक्टीरिया का वो स्ट्रेन होता है जो कि डिजीज को कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, या जिसकी वजह से डिजीज होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन। तो इसको ध्यान रखना, एस स्ट्रेन यानी कि स्मूथ स्ट्रेन, कहते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वही हार्मफुल होता है, तो वही सीन यहाँ पे को भी था कि जो स्मूथ है, शाइनी लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वही बाद में पता चला कि डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिए, तो एस स्ट्रेन जो है वो डिजीज कॉज करता है, और इसमें क्या करता है ना, एस स्ट्रेन निमोनिया को कॉज करता है। निमोनिया का बैक्टीरिया है, निमोनिया के बैक्टीरिया को दो मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं, रफ स्ट्रेन और एस स्ट्रेन में। एस स्ट्रेन में ग्रो किया हुआ निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, ये डिजीज कॉज करके उसको मार देगा जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आप इसे एंटर करवा रहे हो, ठीक है। जबकि आर स्ट्रेन कोई डिजीज नहीं करता है, ये इट डज नॉट किल एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो निमोनिया कॉज ही नहीं करेगा अगर रफ स्ट्रेन में इसको हम ग्रो करवा रहे हैं, तो ठीक है। तो अब देखो आर स्ट्रेन में क्या है, आर स्ट्रेन में हमने कहा कि पॉलीसैकेराइड तो है नहीं, है ना, पॉलीसैकेराइड, कोई पॉलीसैकेराइड की कोड नहीं है, तो ये क्या करता है, ये मतलब कि मारता क्यों नहीं है, या इसमें ऐसा क्या होता है। तो आर स्ट्रेन में पॉलीसैकेराइड नहीं होता है, तो ये कोई रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, इम्यून सेल इसके लिए कोई रेसिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करती है। लेकिन एस स्ट्रेन में, ऐसे मतलब कि ऐसा क्या है एस स्ट्रेन में, कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है जबकि रफ स्ट्रेन नहीं होता है। तो जो एस यानी कि स्मूथ स्ट्रेन जो होता है ना, वो वायरुलेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड की कोड होती है। जब ये हमारे इम्यून सेल में एंटर करते हैं तो इसको पहचान नहीं पाती हमारी बॉडी, और इम्यून सेल जो होते हैं जल्दी से इसके लिए रेसिस्टिविटी को, मतलब कि ये रेसिस्टिविटी को ये शो कर जाता है, रेसिस्टेंस ये दिखाता है, तो जिस वजह से सेल को मारने का भी काम करता है ये, तो इसलिए ये वायरुलेंट होता है। मतलब नॉर्मली अगर हम बोलें, सिंपली अगर हम बोलें, तो पॉलीसैकेराइड की कोड होने की वजह से ये मार देता है, इसके पास पॉलीसैकेराइड की कोड नहीं होती है तो ये नहीं मार पाता है। और स्ट्रेन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये तो चलिए रहने दीजिए। तो अब इतना आ गया ना समझ में,
ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरिया को लेके। उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि निमोनिया को कॉज करता है। और निमोनिया को कॉज करता है तो स्ट्रेप्टो का मीनिंग होता है चेन, एक चेन में, और बॉल लाइक चेन में बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और इनको ग्रो करने का तरीका, एक कल्चर प्लेट होती है, कल्चर प्लेट में एक जगह रफ को ग्रो करवाया, रफ में ग्रो करवाया, एक में स्मूथ में ग्रो करवाया पॉलीसेकेराइड की चेन के साथ। तो ये देखा गया कि जो एस स्ट्रेन होता है वो डिजीज कॉजिंग होता है, जबकि रफ वाला डिजीज कॉजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट। ये सारी चीजें तो हमने जाननी थी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा नहीं, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कहा, उन्होंने इसके लिए एक माइस का यूज किया, एक चूहिया का इन्होंने यूज किया ट्राई करने लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में तो ट्राई कर नहीं सकते थे। तो माइस वैसे भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, चूहे का या चूहिया का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है किसी भी मेडिसिन की टेस्टिंग में या कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इन्होंने भी यही किया। अब इन्होंने क्या किया ना, उन्होंने माइस को अलग अलग स्ट्रेन से इन्फेक्ट कराकर देखा कि रिजल्ट क्या होता है। मतलब कि एक बार एस स्ट्रेन से करा के देखा, एक बार आर स्ट्रेन से। मतलब एक बार उन्होंने एस स्ट्रेन में ग्रो किया हुआ जो बैक्टीरिया है उसको पकड़ा, उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया ठीक है, उसके बाद आर स्ट्रेन को करवा के देखा। अब ये देखना था कि उसको निमोनिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जब हम कह रहे हैं कि एस स्ट्रेन हार्मफुल है, एस स्ट्रेन बीमारी को कॉज करेगा और आर स्ट्रेन नॉर्मल है, तो ये चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब आप सोचोगे कि हम तो पढ़ रहे थे डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्मूथ और रफ स्ट्रेन इन्होंने लिया था। तो इन्होंने कहा अब 2 स्ट्रेन इनके पास है ना। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने लिया आर स्ट्रेन। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने आर स्ट्रेन लिया और माइस की बॉडी में इसे क्या कर दिया, इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन इन्होंने ग्रो करवा रखा है। रफ स्ट्रेन लिया और इन्होंने देखा कि माइस को कोई प्रॉब्लम नहीं है और माइस क्या कर गया, सरवाइव कर गया। ठीक है, इनका यहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो हो गया। इनको तो बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि इनको तो पता था जो रफ वाला स्ट्रेन है वो ही क्या है, वो वायरुलेंट नहीं है। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि चलो अभी तो ये सरवाइव कर गया, अब ऐसा करता हूँ एस स्ट्रेन डालता हूँ। जब इन्होंने एस स्ट्रेन से इंजेक्ट उस माइस को करवाया तो वहां पे उस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, माइस की डेथ हो गई। अब ये इतने में ही तो कुछ होता नहीं, तो इन्होंने ना एक और इनके दिमाग में आया कि क्यों ना इस एस स्ट्रेन को मैं इस एस स्ट्रेन में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है उनको हीट किल्ड कर देता हूं। उन्होंने क्या किया, अब ऐसा एस स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड, उसको गर्म किया, उबाला और उसमें क्या कर दिया, बैक्टीरिया को, इसमें प्रेजेंट जो भी चीजें हैं उसे इन्होंने खत्म कर दिया और उसके बाद माइस में इंजेक्ट कराया। अब इन्होंने देखा कि ये सरवाइव कर गया। ठीक है, मतलब कि यहां से आर से माइस में, आर स्ट्रेन माइस में डाला, माइस ने सरवाइव किया, मतलब चूहा या चूहा जो था सरवाइव कर गया। एस स्ट्रेन डाला, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, इन्हें पहले से पता था और इनका ये प्रूफ हो गया। और एस स्ट्रेन इनकी हीट किल्ड एस स्ट्रेन जब बैक्टीरिया डाला तो माइस को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सरवाइव कर गया। ठीक है, और हीट किल्ड क्या होता है, बैक्टीरिया हैज लॉस्ट हिज एबिलिटी टू कॉज डेथ। हीट किल्ड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जो कि अपनी डिजीज कॉज करने की एबिलिटी को खो देता है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो मैं एक और चीज करता हूं। एक तो ये किया, सेकंड थर्ड। अब इन्होंने क्या कहा ना, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस इन्होंने 2 चीजों को मिक्स कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं आर स्ट्रेन को भी कर देता हूं। हीट किल्ड एस स्ट्रेन जिसमें कि बैक्टीरिया को मार दिया, आर स्ट्रेन वो जिसमें कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ये जब माइस की बॉडी में एंटर करवाया ना तो उन्होंने देखा कि इसकी डेथ हो गई। अब यहां तक तो वो बहुत सही जा रहे थे, यहां पे उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज ये थी, एक झटका उनके लिए था ग्रिफिथ के लिए, जहां पे उनको लग रहा था कि मेरा एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया। वो तो अच्छा हुआ उनके दिमाग में ये आ गया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन यही वाले को पकड़ता हूं और फिर आर स्ट्रेन जिसमें कि मतलब कि उन्होंने कहा कि इसमें भी सर्वाइव कर रहा है, इसमें भी सर्वाइव कर रहा है, तो एक बार ट्राई करता हूं कि इन दोनों को मिक्स करके क्या होता है। तो पता है क्या हुआ, यहाँ पे उसको, अब जब उन्होंने, इसकी डेथ हो गई, यानी कि निमोनिया हुआ और निमोनिया होने के बाद इसकी डेथ हो गई। अब इस मरे हुए चूहे की बॉडी का इन्होंने हार्ट निकाला, इन्होंने ब्लड सेल्स निकाले, तो इन्होंने देखा कि इसकी बॉडी में, इसके हार्ट में, इसके सेल में लाइव एस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है। था ना शॉकिंग। अब इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो इसको हीट किल्ड किया था, चलो ठीक है इसमें से तो आने वाला है नहीं।
तो इसमें क्या थे, लाइव बैक्टीरिया इन्होंने देखे, पर यहाँ पे हमने देखा कि हीट किल्ड बैक्टीरिया तो खत्म कर चुका था ना, यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो उसके बाद अब इसमें थे लाइव, आर स्ट्रेन में था, ठीक है। तो इन्होंने क्या, अच्छा आर नहीं होगा बेटा, एस होगा, सॉरी, हाँ, स्मूथ करता है ना, डेथ, तो डेथ कौन कॉज कर देता है, स्मूथ कर देता है ना। जब बॉडी से इसका निकाला तो इन्होंने देखा कि लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इसकी बॉडी में प्रेजेंट थे, उस मरे हुए बैक्टीरिया की बॉडी में। बट यहाँ तो हमने देखा था कि इन्होंने हीट किल कर दिया था और वो फिर सर्वाइव कर गया था, है ना। यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। अब ग्रिफिथ ने कहा कि स्ट्रेन बैक्टीरिया, मतलब जो हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इसकी बॉडी में हीट किल करने के बाद भी कुछ ऐसा था कि जब ये अकेले था तो ये कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही ये किसी दूसरे स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या कर दिया, एस स्ट्रेन को, सॉरी आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में इसने कन्वर्ट कर दिया। ग्रिफिथ ने ऐसा कहा, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन, इसी सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहा गया कि ग्रिफिथ ने कहा कि जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मैंने लिया तो उसकी बॉडी का कुछ जेनेटिक मटेरियल इसमें रह गया था। देखिए जैसे किसी ह्यूमन की डेथ हो जाती है तो जेनेटिक मटेरियल तो रहेगा ही ना बॉडी में, ऐसा थोड़ी कि जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। तो ऐसा ही इसका भी हुआ, मरने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल उसकी बॉडी में था। जैसे ही वो आर के कॉन्टेक्ट में आया तो इसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, एस स्ट्रेन में। अपने पॉलीसैकेराइड इसने किसको दे दिए, इस आर स्ट्रेन के पॉलीसैकेराइड, किसमें, मतलब कि जो आर एस स्ट्रेन है इसने अपने पॉलीसैकेराइड आर स्ट्रेन में डाल दिए, जिस वजह से कि ये रफ वाला, यही तो चेंज था ना उसमें, तो इस वजह से ये रफ वाला अब किस में कन्वर्ट हो गया था, स्मूथ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उसे वायरुलेंट उसने बना दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। क्या था, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सपेरिमेंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने कहा कि ग्रिफिथ ने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, एक माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ह्यूमन में या अदर ऑर्गेनिज्म में निमोनिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां पे इन्होंने इस वायरुलेंट बैक्टीरिया के या इस निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया के दो फॉर्म लिए, एक तो वो जो डिजीज कॉज करता है, एक वो जो डिजीज कॉज नहीं करता है। तो इन्होंने उन स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन का नाम दे दिया। तो जो स्मूथ स्ट्रेन होता है वो पॉलीसैकेराइड की चेन के साथ होता है और शाइनी अपीयरेंस उसका होता है, और जब इसको किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करवाया जाता है तो ये उसे निमोनिया कॉज करके उसकी डेथ करवा देता है, मतलब कि उसे मार देता है। जबकि आर यानी कि रफ स्ट्रेन के साथ ऐसा नहीं था। रफ स्ट्रेन को आप कैसे ही एंटर कराओ, कुछ कराओ, किसी में भी निमोनिया कॉज वो नहीं करेगा। मतलब कि रफ स्ट्रेन में ग्रो किए हुए निमोनिया के बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके पास एबिलिटी नहीं थी कि वो आगे जाके डिजीज को कॉज करेंगे। तो ग्रिफिथ ने इन दोनों को ही ट्राई किया, इन दोनों को ही लेके ट्राई किया। तो इन्होंने कहा कि पहले मैं आर स्ट्रेन एक बार माइस में डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो सर्वाइव करता है या नहीं करता है, निमोनिया उसे होता है या नहीं होता। तो जब ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन वाले माइस को डाला तो उन्होंने देखा कि वो उसको कोई निमोनिया नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सर्वाइव कर गया। फिर उन्होंने एस स्ट्रेन उसी माइस में डाल के देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने एस स्ट्रेन डाला उसे निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो मेरे सही चल रहे हैं, थर्ड वाला ट्राई करता हूँ। उन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया और माइस की बॉडी में इंजेक्ट करा दिया, तो सर्वाइव वो कर गया। इस टाइम पे तो वो सर्वाइव कर लिया जब वो अकेला था। लेकिन उन्होंने एक और काम किया, यहाँ पे इन्होंने कहा कि चलो मैं एक ट्राई और मारता हूँ, हीट किल्ड बैक्टीरिया को, हीट किल्ड स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जो नॉर्मल आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है उसमें डाल देता हूँ, उसमें मिक्स करके माइस में इंजेक्ट करवा देता हूं। तो यहाँ पे क्योंकि अकेले अकेले तो ये दोनों कहीं पे भी कॉज नहीं कर रहे थे, दोनों सर्वाइव हो जा रहे थे, तो इन्होंने ये श्योर थे कि अभी भी जो माइस है वो सर्वाइव ही करेगी। लेकिन इनके लिए एक शॉकिंग न्यूज निकल के आई कि माइस ने क्या कर दिया, माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई ड्यू टू न्यूमोनिया। अब जब इन्होंने निकाल के देखा, उसके सेल्स को निकाल के देखा, आरबीसीज को या रेड ब्लड सेल्स को निकाल के देखा, हार्ट को चेक किया, तो इन्होंने देखा कि लाइव एस स्ट्रेन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। अब यहाँ से एक हलचल पैदा हो गई कि अब ये कहाँ से आया, क्योंकि एस स्ट्रेन में तो हमने मार दिया था, हीट किल्ड करके तो मार दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, यहीं से इनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आया। इन्होंने कहा कि इस हीट किल्ड बैक्टीरिया की बॉडी में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मारने के बाद भी इसमें रही, और उसके बाद जैसे ही ये एक ऐसे के कांटेक्ट में आया, एक आर स्ट्रेन के कांटेक्ट में आया, उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि इसने अपनी पॉलीसैकेराइड की कोड इस आर स्ट्रेन वाले को दे दी और उससे उस
उस माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो अब एस स्ट्रेन से कुछ, मतलब इन्होंने कहा कि एस स्ट्रेन से कुछ गया, कुछ, हम यहाँ पे डीएनए का नाम नहीं ले रहे हैं, हमने कहा कि उन्होंने कहा, क्योंकि ग्रिफिथ ने भी ऐसा नहीं बताया था, ग्रिफिथ ने, मतलब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तो था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करे, लेकिन वो डीएनए का नाम तक उन्होंने यहाँ पे नहीं लिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ही दे पाए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा था जो एस स्ट्रेन से इवन हीट किल करने के बाद भी एस स्ट्रेन से कुछ गया, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल उसका गया ना, वो बैक्टीरिया तो मर गया था लेकिन बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल तो इसी में रहा होगा ना। जैसे कि हमारे पिछले जनरेशन या जो पुरानी जनरेशन होती है उनकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में तो रहता ही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आता ही तो है। ऐसा ही इसमें वो मार तो दिया था, मारने के बावजूद भी उसका डीएनए जो था वो तो इसी में रह गया। तो वो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ ऐसा था जो कि ऐसे आर स्ट्रेन में जा गया और आर स्ट्रेन ने उसे एक्सेप्ट कर दिया और माइस की उस समय डेथ हो गई या निमोनिया उसे हो गया। तो अब यहाँ पे को जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन में क्या मिला, एस स्ट्रेन की वजह से इसे पॉलीसैकेराइड की कोट मिल गई और पॉलीसैकेराइड मिलने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इन्होंने डीएनए का नाम नहीं लिया था, डीएनए का नाम नहीं लिया, इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल काफ़ी हद तक इनका सही है, अभी भी हम पढ़ते हैं तो ये एग्जैक्ट सही है, लेकिन अगर ये यहाँ पे बोल देते ना कि वो जेनेटिक मटीरियल डीएनए था तो इनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता, लेकिन इन्होंने डीएनए का नेम ही नहीं लिया था और इनका एक्सपेरिमेंट यहीं पर फिर इन्होंने अपना कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो इनका क्या था एक्सपेरिमेंट, चलिए एक बार और मैं दिखाती हूँ, एक टेबल में भी आप इसको बना सकते हो। तो कौन कौन से फॉर्म इन्होंने लिए थे, फर्स्ट इन्होंने क्या लिया था, लाइव आर बैक्टीरिया, इसमें क्या हुआ, सर्वाइव्ड, है ना। दूसरा इन्होंने टेस्ट काहे पे किया, लाइव स्मूथ या एस बैक्टीरिया, यहाँ क्या हो गया, डाइड। नेक्स्ट इन्होंने लिया हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, सर्वाइव्ड। इन्होंने लिया नेक्स्ट फोर्थ, अब मैं इसको हीट किल्ड लिख देती हूँ, ठीक है, एच के स्मूथ स्ट्रेन प्लस रफ। जब इन्होंने ये लिया, सीधे प्लस कर दीजिए, ये लिया तो यहाँ पे को अगेन इसकी डेथ हो गई। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी और बाद में पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्मूथ बैक्टीरिया में, इवन इसको किल करने के बावजूद भी वो वैसे ही रहती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं और क्या हो जाती है, इसकी जो पॉलीसैकेराइड की जो कोटिंग है वो इसे आर में भेज देता है और आर नॉन वायरुलेंट होने के बावजूद भी, नॉन वायरुलेंट इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटीन की पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं थी, इसने दे दिया तो ये भी वायरुलेंट हो गया और उस माइस की डेथ हो गई। अब हाँ, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि इसमें माइस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइस में ही ये हुआ, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म में करेंगे ये एक्सपेरिमेंट तो सब में यही होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी बहुत सालों बाद पता चला, अदर साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि जो स्मूथ है, हीट किल बैक्टीरिया है, रफ बैक्टीरिया है, इनको एक साथ इन्होंने जब कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया तो ऐसा ही रिजल्ट इन्होंने देखा और इन्होंने देखा कि यहाँ पर इस चीज़ के लिए किसी जरूरी नहीं कि माइस की ही रिक्वायरमेंट हो, आप किसी भी पे ही करो ये ऐसा ही होगा। तो यहाँ से पता चला कि दिस प्रूव दैट माइस सेल हैड नो रोल टू प्ले इन द चेंज ऑफ वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इनटू अनदर। मतलब ऐसा नहीं है कि एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे माइस की सेल का कोई रोल था, ऐसा नहीं था, ठीक है। माइस की सेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, यहाँ पे रोल था जेनेटिक मटेरियल का, जिसको कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जाना, ठीक है। अब ये तो हो नहीं पाया तो उसके बाद अच्छा यहाँ पे तो इन्होंने जेनेटिक मटेरियल नहीं बोला, लेकिन एक एविडेंस इन्होंने दे दिया कि हाँ ये चीज़ हमें पता चली कि कुछ तो है जो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना प्रॉब्लम ये थी कि अब कैसे आगे बताया जाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या क्या जेनेटिक मटेरियल। तो इसके लिए फिर कुछ टाइम बाद 1944 आई थिंक 1944 के आसपास फिर और साइंटिस्ट आए। एक साइंटिस्ट थे एवेरी, मैक्लियार्ड एंड मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट, इनका एक्सपेरिमेंट आया 1944
1944, ठीक है। 1944 में ग्रिफिथ का जो रिजल्ट, अब देखो ग्रिफिथ का रिजल्ट तो क्लियर नहीं आया ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने डीएनए जैसा तो नाम ही नहीं लिया, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज जरूर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कुछ ट्रांसफर जरूर हो रहा है कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो अब देखो यहाँ पे को 1944 में बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि बायोकेमिकल नेचर क्या है जेनेटिक मटेरियल का, और जेनेटिक मटेरियल है क्या, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे थे। तो और ये उस समय ये होड़ एक लगी हुई थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए जेनेटिक मटीरियल है, या डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, इसमें एक होड़ सी उनकी लगी हुई थी, ठीक है, कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कि अगर हमने कहा कि ग्रिफिथ का अगर हम बात करते हैं तो ग्रिफिथ ने कहा कि हीट किल्ड जो बैक्टीरिया था एस स्ट्रेन वाला, उसने आर में उसको कन्वर्ट कर दिया, और उसने वो जब आर में गया तो उसने आर को एस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, और एस स्ट्रेन में बहुत सारे मटेरियल हैं जो बिहेव कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह। लेकिन उन्होंने तो ऐसा तो कुछ बताया ही ना कौन है जेनेटिक मटीरियल। तो ये पता चला कि चलिए ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम ग्रिफिथ से ही ले लें कि हीट किल्ड बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो एस स्ट्रेन के पास तो बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, या जो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को देखा गया ना, तो इसमें पता क्या था, एस स्ट्रेन यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब देखा गया तो उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखे गए जो कि एक्चुअल में रेस में थे, किसके, जेनेटिक मटेरियल की रेस में थे। और वो क्या थे पता है, एक आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एक था डीएनए, और तीसरा था प्रोटीन। ये तीनों के तीनों एक रेस में थे कि कौन ऐसा हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कौन सा इन तीनों में से ऐसा एक मटेरियल है जो कि क्या कर रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और एक जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। इन्होंने क्या किया ना, और ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल हैं, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल हैं, मैक्रोमोलिक्यूल इन्हें कहा जाता है। तो इन सारे मैक्रोमोलिक्यूल इन्होंने बारी बारी से आर स्ट्रेन में डाले, ठीक है, आर स्ट्रेन में इन्होंने इंसर्ट करवाए। अब देखो इन्होंने कहा दे ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन की किस चीज को एंटर कराने पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है इसको मतलब कि ऐसा कब होगा कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, या कौन सी ऐसी चीज है जो अगर एंटर नहीं होगा, मतलब कि अगर हम आरएनए को एंटर नहीं कर, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर कोई चीज जा रही है तो वो किसकी वजह से जाएगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसी की वजह से जाएगी। इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा है, क्या आरएनए को अगर हम यहां से निकाल दें, आरएनए को अगर हम इसके टुकड़े टुकड़े कर दें तो क्या उसके बाद ऐसा होगा कि जो चीज यहां से यहां जा रही है, इसको मार रही है, जो इसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रही है, वो रुक जाएगी? तो ऑफ कोर्स रुकनी चाहिए। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो अगर आरएनए होगा ही नहीं तो उसको कैरी करके कौन लेके जाएगा ना, आर को एस में कौन कन्वर्ट करेगा। और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए को निकालने के बाद ऐसा होना चाहिए। और अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो जब हम प्रोटीन को इसमें से निकाल दे रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए ना। तो वही इन्होंने कहा कि अगर हम बारी बारी से इनको आर स्ट्रेन में डालते हैं तो कौन किसकी वजह से ट्रांसफर हो रहा है ये पता चलेगा। या अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी एक को रोक देते हैं, इन तीनों को बारी बारी से एक एक को हम बाहर निकाल देते हैं और चेक करते हैं कि किसकी वजह से, अगर ये बाहर है तो तब कब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये आ रहा है ना समझ में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें देखा हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में हमने देखा कि 3 तरीके के मैक्रोमोलिक्यूल हैं जो इस होड़ में शामिल हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। एक था आरएनए, एक था डीएनए और तीसरा था प्रोटीन। तो इन्होंने कहा, इन साइंटिस्ट ने एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने कहा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि अगर हम कहते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो अगर इसमें से हम प्रोटीन निकाल देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा और ये किसी को मार नहीं पाएगा। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो आप इसे निकालो या कुछ करो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, ऐसा ही तो होगा। और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए को जब आप बाहर निकालोगे तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा। और
अगर आप कहते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए को जब आप बाहर निकाल दोगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है तो इसको निकालने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मेन जेनेटिक मटेरियल तो इसी के अंदर है ना। तो यही उनका एक आइडिया उन्होंने लगाया कि अब हम ऐसे, अब क्योंकि बहुत बार एक्सपेरिमेंट हो गए थे, ऐसा तो हुआ नहीं, तो अब ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग अटेम्प्ट इसमें किए, ठीक है। तो अब इन्होंने जैसे प्रोटीन हीट किल्ड का प्रोटीन में इन्होंने एंटर कराया, फर्स्ट अटैम्प्ट इन्होंने लिया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब इन्होंने जब प्रोटीन, पहले इन्होंने कहा कि अब हम एंटर करवा के देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटीन को एंटर करवाया, ठीक है, किसमें, आर स्ट्रेन में। तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन आर स्ट्रेन, यानी कि आर स्ट्रेन ही रहा, नॉन वायरुलेंट ही रहा, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे थे कि जो ग्रिफिथ ने बताया था, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होकर वायरुलेंट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, कौन इसको लेके जा रहा है, और हमने हीट किल्ड ही बैक्टीरिया लिया है, क्योंकि हीट किल्ड की ही वजह से ये हुआ था ना। तो इसमें देखना है कि आखिर ऐसा क्या है जो इसको यहाँ तक लेके जा रहा है, उस मरने वाली चीज को यहाँ तक लेके जा रहा है और इसको एस में कन्वर्ट कर दे रहा है, यही तो जानना है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोटीन को एंटर करा के देखा, इसको पूरा साफ किया, सारी चीजें, तीनों की तीनों चीजें निकाली, फिर दोबारा से इसमें प्रोटीन डाला और फिर आर स्ट्रेन में इन्होंने ग्रो करवाया इसे। तो इन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं है, ये कोई एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, किसी माइस वगैरह को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मार रहा है या निमोनिया नहीं कॉज कर रहा है। इन्होंने कहा चलो ठीक है। अब इन्होंने कहा कि चलो दूसरा ट्राई करते हैं, आरएनए को डाल देते हैं। आरएनए को जब इन्होंने डाला, प्रोटीन का रिजल्ट तो फेल हो गया था। अब इन्होंने कहा कि हम डालते हैं किसको, आरएनए को। आरएनए को डाला तो तब भी कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन आर स्ट्रेन, वो जैसा था वैसा ही रहा। इन्होंने कहा चलिए ट्राई करते हैं डीएनए के लिए। तो डीएनए को जब इन्होंने ट्राई किया ना, तो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, जब इन्होंने डीएनए को डाला, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। तो कुछ, अब देखो, ऐसा करने के लिए कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं, मतलब कि ये प्रूफ तो हो गया था, यहाँ पे प्रूफ हो गया था, एवेरी मैक्लियोड और मैकार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था वो प्रूफ हो चुका है। देखिए कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, कैसे प्रूफ हुआ, प्रोटीन डाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो ये जरूर इसको इन्फॉर्मेशन को लेके जाता, जो क्या करता है, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने आरएनए डाला, आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होता है इसके लिए तो ये भी जरूर ये काम करता है। ये क्या करता, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है ना, ये भी इसने नहीं किया। अब इन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, तीसरा ट्रायल इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि चलो तीसरा बचा है तो इसको यूज कर ही लेते हैं, डीएनए को डाल देते हैं। डीएनए जब डाला तो इन्होंने देखा कि अरे वाह, डीएनए ही ऐसा था जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है, मतलब कि इसकी पुरानी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वायरल एंड डिजीज कॉज करने की जो इसकी स्पेशलिटी है वो इसमें है, अभी इट रिमेन्स इन इट। तो ये क्या करता है, आर स्ट्रेन को, यानी कि जो रफ वाला था जो कोई डिजीज कॉज नहीं करता है, उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है और डिजीज कॉजिंग उसे बना देता है। अब इसमें होता क्या कि बहुत सारे कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं जब भी कोई साइंटिफिक स्टडी होती है, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना बेटा, उसके लिए बहुत सालों की मेहनत साइंटिस्ट की होती है, और बहुत बार वो फेल हो चुके होते हैं, और जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो गए थे। वो चाहते तो दुनिया को सामने इसी उसमें वो ले आते, लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए हम एक और ट्राई मारते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी साइंस मानता ही नहीं है कि ये चीज़ें सही है, तो सारे प्रूफ हमें देने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ हम डालें जिससे कि, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ पे तक हमारे अकॉर्डिंग तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फिर भी होते हैं ना, साइंटिस्ट में भी तो कंपटीशन होता है। कुछ का कहना था कि नहीं, प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं दूसरे तरीके से हम लोग मिलके एक काम करते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ हम डालें जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, और अगर हम उसको ब्लॉक कर दें तो ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा इससे कि वही जेनेटिक मटेरियल। मतलब समझ में आया। इन्होंने कहा कि अगर मैं आरएनए, अगर आप, उन्होंने अदर साइंटिस्ट से कहा कि आप कह रहे हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन ही इनको लेके जा रहा है। तो अब हमें पता है कि इस हीट किल्ड बैक्टीरिया के पास, एस स्ट्रेन के पास क्या है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, और एक ऐसा मॉलिक्यूल इसके पास है जो कि न्यूमोनिया को कॉज करता है। तो जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल इसके पास है, तो अगर हम कह रहे हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, तो क्यों ना प्रोटीन को अलग कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्रोटीन
को अलग करने के बाद, प्रोटीन को खत्म करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर आरएनए को खत्म करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। और अगर डीएनए के साथ ऐसा करने के बाद आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि ये इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया था, इंसर्ट करा के, इसको रिमूव करा के एक नेगेटिव वे में ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर इसमें डीएनए डालते हैं बैक्टीरिया में, आरएनए डालते हैं, प्रोटीन डालते हैं और इनमें से एक एक करके सबको अगर हम इनहिबिट कर दें, इनको कम कर दें और उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी हमें मिल जाएगी कि कौन ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल है या क्या है इनमें ऐसा जो कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, चलो देखते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया आरएनए से। अब देखो, आरएनए से इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग कहते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, आरएनए और प्रोटीन में से ही कोई जेनेटिक मटेरियल है, या किसी का कहना था आरएनए, किसी का कहना था डीएनए और किसी का कहना था प्रोटीन। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्यों ना, एक्सपेरिमेंट तो हमने करने ही है तो सबका मान के कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलिए मैं आरएनए करता हूँ, आरएनए को निकाल देता हूँ। आरएनए को निकालने के लिए एक एंजाइम होता है आरएनएज एंजाइम का इन्होंने यूज किया। तो जब इस एस स्ट्रेन में ना, इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में हम आरएनएज डाल देंगे तो पता है आरएनएज क्या करता है, आरएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना, तोड़ देता है, तो आरएनए जो अगर ये पीसेस में टूट जाएगा तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा। वो तभी तो काम कर पाएगा जब आपस में जुड़ा हुआ होगा, बिल्कुल कंप्लीट मैकेनरी उसकी होगी, तभी तो काम कर पाएगा। लेकिन अब हमने इसके बेसिस को तोड़ दिया है, हटा दिया है, तो अब आरएनए बिल्कुल इसमें काम ही नहीं कर पाएगा वो, मतलब कि समझ लीजिए खत्म हो चुका है। तो अब अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो अब क्या नहीं होना चाहिए, फिर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए ना। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा चलो ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से आरएनए को खत्म कर दिया हीट किल्ड में से और इसको इंजेक्ट कर दिया आर स्ट्रेन में। ठीक है, और आर स्ट्रेन में जब इंजेक्ट किया तो देखा कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब कि इवन आरएनए को बाहर निकालने के बाद, इवन जब आरएनए आप कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, उसको हमने बाहर निकाला तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही नहीं चाहिए था ना। आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में, सॉरी एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहिए था, या आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होना ही नहीं चाहिए था। यस, आर स्ट्रेन का तो होना ही नहीं चाहिए था इसको कन्वर्ट, क्योंकि हमने आरएनए तो निकाल दिया था, वो तो काम ही नहीं कर पा रहा था। वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अब कोई, इसका मतलब यही तो हुआ कोई और है जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है ना। आया ना समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अब यहाँ पे तो ये प्रूव हुआ कि आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, क्योंकि वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहा है। आया ना समझ में, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कुछ साइंटिस्ट मानते थे, तो उनकी बात को मान के इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड बैक्टीरिया में आरएनएज नाम का एक एंजाइम डाल दिया। वो आरएनएज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। छोटे छोटे पार्ट्स में जब वो डिवाइड करता है तो वो आरएनए फिर काम नहीं कर पाता है, यानी कि इसकी जो भी कैपेबिलिटी है सब खत्म हो जाती है। तो ये कहा गया कि अगर आरएनए है ही नहीं, इसमें आरएनए खत्म हो गया है, और आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो आर स्ट्रेन कभी भी एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरएनए ना। आरएनए अगर एब्सेंट है, आरएनए है ही नहीं, तो कैसे ट्रांसफर करेगा, कुछ होना तो चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन देखा गया कि ये फिर से ट्रांसफर हुआ, ये तो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इसका मतलब यहां से एक चीज कंफर्म हो गई कि आप कुछ भी कहो, आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल है नहीं। ठीक है, दूसरा, फिर यही हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया लिया गया और इसमें कहा गया कि चलिए अब क्या करते हैं, प्रोटीन, आप कह रहे हैं कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें से प्रोटीन को भी साइड कर देते हैं। इसके लिए एक एंजाइम का यूज किया गया, कौन से एंजाइम का, प्रोटीएज का। प्रोटीएज एंजाइम को डाला और इसने प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया मींस कि अब प्रोटीन के पास एबिलिटी नहीं है कि वो कुछ भी काम कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीएज डालने के बाद जब प्रोटीन टूट गया, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया, तो अब आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए अगर ये जेनेटिक मटीरियल है तो। लेकिन पता है रिजल्ट क्या आया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये
कि ना प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ना आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। अगर इन दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल होता तो जब इनको हमने खत्म कर दिया था तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट, पता है आपको, ग्रिफिथ ने अगर ये एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया होता तो शायद पीछे ही रह जाता। ग्रिफिथ से ही आगे बढ़े हुए एक्सपेरिमेंट है। आप ये समझ लीजिए कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को पूरा ये किया गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं अगर ये जेनेटिक मटीरियल होते तो। फिर कहा गया, अब यहाँ से कंफर्मेशन तो मिल गया था कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन फिर भी कंफर्म तो करना ही था। तो इन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन में, यानी कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में, अब क्या कर दिया, डीएनएज नाम का एक एंजाइम डाल दिया। और ये डीएनए एंजाइम क्या करता है, डीएनए के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। अब डीएनए का मॉलिक्यूल भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तो इसकी एबिलिटी भी खत्म हो जाएगी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या जेनेटिक मटेरियल की तरह अगर ये काम कर रहा है तो वो एबिलिटी खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होना चाहिए था, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था, है ना। मतलब कि जो रफ नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो कन्वर्ट कर रहा था उसको हमने निकाल दिया, ठीक है। तो और एक्चुअल में हुआ भी यही। जब देखा गया तो ये देखा कि जब हमने डीएनए बाहर निकाल दिया, डीएनए को जब हमने खत्म कर दिया तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं और यहां से प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है। डीएनए और मतलब कि आप कुछ भी कर लो, डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया था, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, ये प्रूफ करने के बावजूद, ये देखने के बावजूद भी अभी भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका ये मानना था कि प्रोटीन ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल रहेगा वाला उनका हिसाब हो गया था, ठीक है। तो इससे पहले कि हम अगला एक्सपेरिमेंट पढ़े तो जान लें हमने आज कौन कौन से, क्योंकि 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए तो तीसरा फिर साथ ही पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि 1926 में क्या हुआ था, पस सेल से, जो पस सेल्स होती है ना उसके न्यूक्लियस से इन्होंने देखा था कि एक क्या होता है, एक न्यूक्लिन नाम उसे दिया था। मतलब कि मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने डीएनए को उस टाइम पे डीएनए नहीं कहा था, इन्होंने उसे कहा था न्यूक्लिन, ठीक है। डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए को किसने डिस्कवर किया था, मिशर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कहाँ से, पस सेल से, और उसको क्या नाम दे दिया गया था, न्यूक्लिन, ठीक है। न्यूक्लिन दिया बिकॉज दिस एब्जॉर्ब फ्रॉम, या ये इसको क्या किया गया था, कहाँ, दिस इज ऑब्जर्व फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल, इसको वहाँ ऑब्जर्व किया था, पस सेल के न्यूक्लियस से इसे देखा गया था या उसमें से देखा गया था, तो इस वजह से इसे न्यूक्लिन नाम दे दिया गया, ठीक है। और एसिडिक होने की वजह भी बताई गई थी ये कि क्योंकि उसमें फॉस्फोरस ग्रुप होता है और फॉस्फोरस ग्रुप जहाँ पे भी होगा वो एसिडिटी को कॉज करता है, आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो फॉस्फोरस एसिडिक इन नेचर, फॉस्फोरस होने की वजह से, फॉस्फोरस ग्रुप होने की वजह से ये एसिडिक होता है। फिर उसके बाद अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लिन है वो एक्चुअल में न्यूक्लिक एसिड है और वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए है, इन्होंने कहा। फिर 1928 में, इसके 2 साल बाद, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, रिक्वायरमेंट आपने दे दी है, जेनेटिक मटेरियल की डिफाइन आपने दे दी है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, कैसा होगा, ये आपने बता दिया है, लेकिन जो चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी वो ये थी कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो आरएनए है, क्या वो डीएनए है, मतलब, और कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में भी ये माना गया था कि यही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन लास्ट में फाइनल होते होते जो 3 चीज़ों पे हम पहुंचे, जो 3 चीज़ों पे साइंटिस्ट पहुंचे थे, वो थे एक डीएनए, एक था आरएनए और एक था प्रोटीन, ठीक है। इन 3 चीज़ों को लेके चला गया। तो उसके बाद ग्रिफिथ ने कहा कि मतलब ही बेसिकली ट्राइड कि उन्होंने चलिए अब एक काम करते हैं कि उन्होंने कहा कि चलिए काम करते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मैं प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आपको डिप्लोकोकस नाम से भी ये मिल सकता है। तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के साथ साथ
अदर ऑर्गेनिज्म में भी डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कौन सी कॉज करेगा, निमोनिया को कॉज करता है। तो इन्होंने कहा कि मैं 2 स्ट्रेन में इसको ग्रो करवाता हूँ। एक स्ट्रेन होगा स्मूथ स्ट्रेन, दूसरा होगा रफ स्ट्रेन, ठीक है। रफ स्ट्रेन वो स्ट्रेन होगा जिसमें कि कोई डिजीज नहीं होगी, और आर स्ट्रेन वो स्ट्रेन होगा जो कि डिजीज कॉजिंग होगा। और आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसमें पॉलीसैकेराइड की चेन होती है, पॉलीसैकेराइड उसमें प्रेजेंट रहता है, और पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होने की वजह से ये बहुत ही शाइनी टाइप का ये दिखता है, अच्छा सा दिखता है, शाइनी दिखता है, स्लीपरी होता है। और ये क्या थी, कल्चर प्लेट थी, ठीक है, इसमें उन्होंने ग्रो करवाया। तो अब जैसे जैसे एस स्ट्रेन में अब देखो एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया क्या होता है, वायरुलेंट होता है, डिजीज को कॉज करता है, ठीक है, मतलब कि बीमारी को कॉज करेगा, और इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी अगर कोई छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो। आर स्ट्रेन के पास ऐसा होता नहीं है। तो हमने पढ़ा कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास पॉलीसैकेराइड की जो कोड है वो क्या करती है, इम्यून सेल को खत्म करने का काम करती है। और अगर इम्यून सेल खत्म हो जाएंगे तो प्रोटेक्शन के लिए तो कोई रहेगा ही नहीं ना। इम्यून सेल खत्म हो गए तो यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, मतलब कि हमें बचाने वाला ही अगर बॉडी में नहीं है तो फिर कैसे आप बचोगे, वही मर गया है। तो उन सेल को डैमेज कर देता है ये पॉलीसैकेराइड की जो कोड होती है इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये वायरुलेंट। जबकि आर स्ट्रेन में रफ में पॉलीसैकेराइड तो होता ही नहीं है, पॉलीसैकेराइड नहीं है, तो ये एक फायदेमंद था क्योंकि ये डिजीज को कॉज नहीं कर सकता है। आराम से आप कुछ भी करो, आप कितना ही से इंजेक्ट कराओ, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन्हीं 2 को लेके करूंगा, इन्हीं 2 स्ट्रेन को लेके एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यूज किया एक चूहिया का, एक माइस का इन्होंने यूज किया, और अलग अलग स्ट्रेन से इसको इन्फेक्ट करा के देखा कि रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेन इन्होंने देखा, मतलब इन्होंने देखा कि निमोनिया होगा या नहीं होगा, कौन सा स्ट्रेन में डालूं कि निमोनिया होगा, कौन सा स्ट्रेन में डालूं कि निमोनिया नहीं हो रहा है। तो इसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलिए मैं आर स्ट्रेन को क्या करता हूँ, माइस की बॉडी में इंजेक्ट करा देता हूँ। आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया, यहाँ पे जो ग्रो किया था वो वाला बैक्टीरिया इन्होंने लिया जिसकी बॉडी में कोई भी पॉलीसैकेराइड की कोट नहीं थी, ठीक है। उसको लिया, उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट कराया, तो इन्होंने देखा कि माइस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो सर्वाइव कर गया। फिर उन्होंने, और ये तो वेल नोन था, इनको पता था ऐसा ही होगा, ठीक है। इनको पता था कि जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है और आर स्ट्रेन वायरुलेंट नहीं है, मतलब ये इनको प्रूव नहीं करना था, ये सबको पता था। तो अब उसके बाद दूसरा इनके लिए आया कि इन्होंने कहा कि चलो मैं एस स्ट्रेन डाल के देखता हूँ क्या होता है। एस स्ट्रेन डाला तो चूहे की डेथ हो गई, निमोनिया हुआ, ड्यू टू निमोनिया उसकी डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट उनका जा रहा था। उन्होंने कहा कि एक और ट्रायल मारता हूँ, ऐसा करता हूँ कि जो ये एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है, मतलब कि जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, इस बैक्टीरिया को मैं खत्म कर देता हूँ, इस बैक्टीरिया को मार देता हूँ हीट किल करके, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जब ऐसा किया तो पता है क्या हुआ, उसको सर्वाइव कर गया। तो ये बड़ा सही चल रहा था, बड़ा सही जा रहा था उनका एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने एक और ट्राई किया, उन्होंने कहा कि मैं, और हीट किल बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया विच हैज लॉस्ट हिज एबिलिटी टू कॉज डिजीज को कॉज करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। इन्होंने कहा कि हीट किल जो बैक्टीरिया है उसका जो एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया, ठीक है, हीट किल किसको किया था, एस स्ट्रेन वाले को किया था, इसको इन्होंने मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन वाले के साथ। और ना ही हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर रहा था और ना ही आर स्ट्रेन वाला डिजीज कॉज करता है। हमने ये पढ़ा और हमने ये देखा भी एक्सपेरिमेंटली, ग्रिफिथ ने ये भी देखा। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया ना, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जब उन्होंने माइस की बॉडी में इंजेक्ट कराया तो एक शॉकिंग न्यूज उनके लिए निकल के आई, मतलब कि इतना बड़ा सदमा हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और लास्ट में जो चीज़ें आपकी चली आ रही थी, आपको लग रहा था कि हाँ अब प्रूव हो ही गया है, और लास्ट में आके आपको झटका लगे तो कैसा लगेगा। तो वही चीज़ ग्रिफिथ के साथ हुई। उन्होंने देखा कि उस माइस की डेथ हो गई। अब यहाँ पे वो सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, जब मैंने उसको मार दिया था, हीट किल जब मैंने उसे कर दिया था, तो फिर और वो भी वो स्ट्रेन ऐसे स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ जो कभी डिजीज कॉज ही नहीं कर सकता था, है ना। उसके पास तो पॉलीसैकेराइड था ही नहीं, वो कैसे डिजीज कॉज करेगा। तो अब उसके बाद जब ये हुआ, ये जब रिएक्शन हुई या जब उसकी डेथ हो गई, तो उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं इसको चेक करता हूँ, अब तो मर तो गया ही है, तो चलिए मैं चेक करता हूँ। तो इन्होंने इसकी डेड माइस की बॉडी से हार्ट सेल निकाली, कुछ ब्लड सेल्स निकाली, और उसकी स्टडी जब इन्होंने करी तो इन्होंने देखा कि अरे उसकी बॉडी में तो एस सेल प्रेजेंट है, एस स्ट्रेन, वो भी लाइव एस स्ट्रेन प्रेजेंट है जो कि डेथ को कॉज करती है। अब बात ये आई कि आखिर ये कहाँ से पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं, उन्होंने तो रफ और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला था, और हीट किल्ड मरा हुआ डाला था, तो वो बॉडी के अंदर जाके जिंदा कैसे हो गया। तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा है जो जब मैंने हीट किल्ड किया
उसके बावजूद बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल उसी कल्चर में रह गया, उसी हीट किल्ड में रह गया। और जब मैंने एंटर कराया तो उसने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दिया, और आर स्ट्रेन को पॉलीसेकेराइड की चेन दे दी, पॉलीसेकेराइड कोड दे दिया, जिस वजह से कि वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट होके वायरुलेंट हो गया और उसने माइस को मार दिया। ठीक है, उन्होंने कुछ कहा था, यहाँ पे हम भी नेम यूज नहीं करेंगे, जो कुछ है वो कुछ क्या था, नॉर्मली डीएनए, बाद में जाके प्रूव हुआ कि वो डीएनए था, लेकिन इन्होंने इसे क्या कह दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इसे उन्होंने कह दिया। ठीक है, इसको हमने किस नाम से जाना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जाना, जिसमें कि ट्रांसफर हो रहा है किसका, आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, मतलब कि कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही है जिस वजह से आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एक वायरुलेंट इसे वो बना दे रहा है। ठीक है, एस स्ट्रेन से कुछ गया उन्होंने कहा, और ये था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने डीएनए नहीं बोला, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड इन्होंने इसके लिए यूज किया। अब काफी सालों तक इतना ही चला, और उसके बाद अभी एवेरी वगैरह साइंटिस्ट आए थे, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, अब ग्रिफिथ ने इतना एक्सपेरिमेंट तो कर ही रखा है, उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने किया है वही करते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं माइस के सेल का तो कोई रोल नहीं है आर को एस में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि माइस सेल का या चूहे की सेल का कोई रोल है। तो उन्होंने कहा कि चलिए अभी हम चूहे का यूज ही नहीं करते हैं, हम किसी और का यूज कर लेते हैं या कल्चर में ग्रो करवाते हैं। अब जब इन्होंने चूहे का यूज ही नहीं किया या चूहिया का यूज ही नहीं किया, तो इन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो ही जा रहा है। मतलब इस यहाँ से प्रूफ ये हुआ कि उसकी बॉडी, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल तो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म होना ही होना है, यानी कि उसके पास तो कुछ और था, उसके पास तो जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर कर रहा था, है ना। तो अब उसके बाद इन्होंने कहा 1944 में इन्होंने ट्राई टू फाइंड आउट द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है उसको जानने की इन्होंने कोशिश करी। और यहाँ पे यही था कि प्रोटीन है, आरएनए है या डीएनए है, इनमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है। ये रेस में थे कि कौन जेनेटिक मटेरियल है जो कि हीट किल करने के बावजूद भी आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ऐसे देखा गया कि एस स्ट्रेन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बिहेव कर सकती है जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो उन बहुत सारी चीजों में से 3 चीजों को लिया गया, एक आरएनए लिया गया, डीएनए लिया गया, प्रोटीन लिया गया। ये कहा गया कि चलिए एक एक करके इंजेक्ट कराते हैं सबको। एस स्ट्रेन में पहले प्रोटीन इंजेक्ट कराते हैं, फिर आरएनए इंजेक्ट कराते हैं, फिर डीएनए इंजेक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन को कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जब प्रोटीन को इंजेक्ट कराया तो आर स्ट्रेन ही रहा, वो नॉन वायरुलेंट ही रहा। अब जब आरएनए को कराया तो आरएनए को कराने के बावजूद भी प्रोटीन में तो चेंज नहीं आया, मतलब कि इसमें तो चेंज नहीं आया, और आर स्ट्रेन में भी कोई चेंज नहीं आया। जब हम इसको आरएनए को जब हमने डाला तो आर स्ट्रेन ही रहा, मीन्स कि नॉन वायरुलेंट ही रहा, डिजीज कॉजिंग ये नहीं बना। उसके बाद कहा कि चलो डीएनए को डालते हैं। डीएनए को जब डाला तो इन्होंने देखा कि जैसे ही डीएनए उसमें गया, डीएनए को जैसे ही एंटर कराया, वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। उसने निमोनिया कॉज करवा दिया उस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, या निमोनिया वाला बैक्टीरिया उसने फॉर्म कर दिया, पॉलीसेकेराइड की कोट उसमें आ गई, शाइनी कलर का वो शो होने लगा, यानी कि आर स्ट्रेन की सारी प्रॉपर्टी खत्म, एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी इसमें शुरू हो गई, है ना। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन साइंस में तो ऐसा चलता ही नहीं, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। उनके अकॉर्डिंग प्रोटीन या आरएनए, कोई किसी का कहना था कि प्रोटीन और किसी का कहना था आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल है। और उसके बाद अब ये तो हो गया था, फिर उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब इसी का नेगेटिव वे में करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो मैं प्रोटीन को उसमें से निकाल देता हूँ, और अगर मैं प्रोटीन निकाल दूंगा तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटीरियल है। तो इन्होंने यही किया। इन्होंने क्या किया, एक प्रोटीन में के लिए, प्रोटीन को निकालने के लिए, अब ऐसे हाथ से तो नहीं निकाल सकते ना बेटा, तो एक एंजाइम का यूज किया। इन चीजों के लिए आपको किसी चीज को इंजेक्ट करवाना है, किसी चीज को निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, एंजाइम्स ही हेल्पफुल हमारे लिए होते हैं। हमने एंजाइम्स का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज एंजाइम फॉर दिस पर्पस। तो अब यहाँ पे को जो प्रोटीन के लिए हमने एक एंजाइम लिया जिसे हमने क्या बोला, प्रोटीएस एंजाइम।
इस प्रोटीएज एंजाइम को जैसे ही डाला तो इसने क्या कर दिया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। और जब ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए तो ये देखा गया कि ये काम नहीं करते, इनकी कैपेबिलिटी काम करने की खत्म हो जाती है। अब देखा कि चलो प्रोटीन जेनेटिक मटीरियल है अगर, तो इसको निकाल दिया तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको कन्वर्ट करने वाला तो प्रोटीन था। लेकिन देखा कि उसके बावजूद भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि भले अब आप मानो या ना मानो, ये प्रोटीन तो है नहीं जेनेटिक मटीरियल। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरा किया गया आरएनए के लिए, उन साइंटिस्ट के लिए जिनका मानना था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल। और ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को गलत प्रूफ करना चाह रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये होता ही ऐसा है, साइंस में होता ही ऐसा है कि सबके अलग अलग क्या होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, सबका अलग अलग मानना होता है, सबके अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। तो सबके हिसाब से हमने प्रूफ करते हुए चलना होता है। तो कुछ साइंटिस्ट को लगा कि आरएनए, उन्होंने देखा कि आरएनए में कुछ प्रॉपर्टीज है जेनेटिक मटीरियल की, किसी को लगा कि प्रोटीन में जेनेटिक मटीरियल की प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको प्रूफ करके उनको शांत करा दिया गया। फिर उसके बाद आरएनए इसको देखा गया, तो उसके लिए आरएनएज नाम का एक एंजाइम डाला गया, जिसमें कहा गया कि आरएनए क्या करेगा, आरएनए को और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा। और अगर आरएनए जेनेटिक मटीरियल है तो इसने क्या करना चाहिए, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरएनए तो हमने निकाल दिया, बाहर निकाल दिया है ना। तो उसके बाद अब देखा तो फिर भी चेंज, आपने प्रोटीन निकाल दिया, आपने आरएनए निकाल दिया, उसके बाद भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से ये हुआ कि अब थोड़ा बहुत फिर से कंफर्मेशन की तरफ पहुंच गई कि आरएनए से नहीं हुआ, आरएनए ने नहीं रोक, आरएनए को निकाला तो फिर भी नहीं रुका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन को निकाला फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फिर कहा कि चलो डीएनए करते हैं, डीएनए के लिए करते हैं। तो डीएनए को निकालने के लिए एक एंजाइम का यूज किया गया, इसके लिए भी डीएनएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है। अब डीएनए भी जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तो उसके सारे बॉन्ड टूट जाएंगे ना, काम करने की एबिलिटी खत्म, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, जिस चीज के लिए वो बना है वो नहीं कर पाएगा। तो अब डीएनए के लिए भी यही कहा गया डीएनए के लिए भी यही कहा गया कि अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसके निकल जाने की वजह से, इसको खत्म कर देने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल में हुआ भी यही कि वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब हमने डीएनए को निकाल दिया, डीएनए को हमने खत्म कर दिया, तो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जिससे कि प्रूव हो गया डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन पता है, इसके बावजूद भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका मानना था कि ठीक है, आरएनए हमने मान लिया जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो इसके लिए फिर एक और नया एक्सपेरिमेंट आया। वो जो नया एक्सपेरिमेंट था वो उन साइंटिस्ट के लिए लाए गए, उन साइंटिस्ट के लिए हर्से और चेस 1952 के आसपास इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, फेज मीन्स क्या होता है, वायरस पार्टिकल, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उन्हें बैक्टीरियोफेज कह दिया जाता है। तो इन्होंने इस पे फिर एक्सपेरिमेंट किया और वहां से प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ से कंफर्मेशन हो गया था। सारे के सारे साइंटिस्ट अब मान चुके थे, भले ही प्रोटीन वाले थे, आरएनए वाले थे, सबके सब मान चुके थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ से क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पढ़ेंगे, और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके। फिर हम डीएनए के बारे में, डीएनए कैसा होता है, कैसा उसका शेप होता है, क्या क्या डीएनए की स्पेशलिटी होती है, ये हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। बहुत अच्छे 2 एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़े हैं। तो एक बार अगर समझ में आ जाता है तो फिर बार बार इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बहुत ही ईजी रहता है। तो हैव ए नाइस डे।